Hey guys, what's up, Kyal Chal? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor, and today we are going to discuss a very important uh, treatment in salary chapter which is relevant in your examination. Then that is rent-free accommodation. As you all know, कि there is a significant amendment in this portion, rent-free accommodation, which was brought in by CBDT with a notification which was applicable from 1st September 2023. काफी सारे स्टूडेंट्स को क्वेरी था सेक्शन 115 बीएससी को लेके, जिसके ऊपर मैंने कल एक वीडियो रिलीज किया था ना, आप लोग ने बहुत 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 प्यार दिया, शेयर दिया। आज के वीडियो को भी प्यार दीजिएगा, शेयर करेगा, बिकॉज आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है कि बहुत सारे बच्चों को इसमें क्वेरी होती है। तो लास्ट तक देखना, शेयर करना, और डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। रेंट फ्री अकोमोडेशन 100% आपके एग्जाम में आएगा। सैलरी का क्वेश्चन आएगा, वन क्वेश्चन एग्जाम में 8 to 6 to 8 मार्क्स का फिक्स्ड है, एंड इन दैट पार्ट आरएफए विल कैरी अ सिग्निफिकेंट पोर्शन। नाउ आरएफए को एकदम बहुत इजी तरीके से अपने समझते हैं, कैलकुलेशन बहुत बढ़िया तरीके से अपने क्लैरिटी लेते हैं। सबसे पहले ये समझो कि जो रेंट फ्री अकोमोडेशन होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलता है, एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज को मिलता है, और एक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉइज होटल में प्रोवाइड करते हैं अकोमोडेशन। ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने अदर सेक्टर में जाते हैं। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तो सिंपल है, लाइसेंस फी जो गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, दैट विल बी टोटली कैलकुलेटेड फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट विल बी calculated as rent free perquisite in the hands of the employee. Before going into further discussion, let me tell you कि इस पूरे perquisite में जो कैलकुलेशन आपको करना है वो सैलरी पे डिपेंडेंट है। आप जितना ज्यादा सैलरी अर्न कर रहे हो उतना ज्यादा आरएफए आपका माना जाएगा। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि there are times where in the question it will be mentioned that employer is charging something from the employee। जैसे मान लो अगर आपको एम्प्लॉयर घर दे रहा है, मान लो आपको जूहू बीच के बगल में घर दे रहा है, तो भाई डेफिनेटली उसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा आएगा, आपका सैलरी डेफिनेटली ज्यादा, कोई कंपनी के बड़े पोस्ट में तभी जाके आपको वहां पे घर दे रहा है, तो आपकी वैल्यूएशन ज्यादा, इट विल बी इंक्रीज्ड। बट डेफिनेटली हो सकता है कि वो फ्री में नहीं दे रहा है, ही इज चार्जिंग यू समथिंग। तो जो भी वो चार्ज कर रहा है ना, आपको माइनस करना है फ्रॉम दी परक्विजिट विच हैज बीन कैलकुलेटेड। मान लो 10 लाख रुपए का परक्विजिट आया, माइनस वो आपसे 2 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, तो आपका 8 लाख रुपीस क्या करना है, आपको टैक्सेबल करना है। तो पूरे कैलकुलेशन में अपने को ये ध्यान रखना है कि वॉट एवर अमाउंट विच विल बी चार्ज्ड बाय द एम्प्लॉय, I mean by the employer from the employee, will be reduced from the final perquisite का calculation। अब गवर्नमेंट लाइसेंस फी जो करेगा माइनस जो गवर्नमेंट चार्ज कर रहा है, that will be reduced from the perquisite value which will be taxable in the hands of the employee। अब इसमें ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं मैं। सर अगर प्राइवेट सेक्टर है यानी अदर देन गवर्नमेंट है, तो यहां पे दो तरह का सिचुएशन हो सकता है जो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना पड़ेगा। इफ द अकोमोडेशन हैज बीन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, इफ द अकोमोडेशन मतलब खुद का एम्प्लॉयर का है, खरीदा हुआ है, वो ओनर है। या ये भी हो सकता है कि एम्प्लॉयर खुद ओनर नहीं है, वो किसी से रेंट पे लेके अपने एम्प्लॉय को दे रहा है, रेंट पे लेके अपने एम्प्लॉय को दे रहा है। तो आइदर अकोमोडेशन इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर और अकोमोडेशन इज टेकन ऑन रेंट बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है। तो अगर अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ओन कर रहा है तो क्या होगा, अकोमोडेशन अगर एम्प्लॉयर रेंट पे लेके दे रहा है तो क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ओन कर रहा है तो किस पर्टिकुलर लोकेलिटी में ही इज गिविंग यू द particular house। तो if the population is more than 40 lakh rupees, sorry I beg your pardon, if the population is more than 40 lakhs, अगर population 40 लाख से ज्यादा है as per the latest 2011 census, 40 लाख से ज्यादा का पॉपुलेशन है, तो मैक्सिमम परसेंटेज है आपका 10% ऑफ सैलरी। एम्प्लॉय का जो सैलरी है वो सैलरी कैसे निकालेंगे वो डिस्कस करेंगे, तो 10% ऑफ सैलरी माना जाएगा। लेकिन अगर पॉपुलेशन 15 लाख से ज्यादा है बट नॉट अप टू 40 लाख, अप टू 40 लाख बट 15 लाख से ज्यादा है, इस बीच में अगर पॉपुलेशन है जहां पे वो आपको ये लोकेलिटी में जिस भी एरिया में आपको ये घर प्रोवाइड किया है, तो वहां पे 7.5% ऑफ सैलरी विल बी दी परक्विजिट। एंड इफ द पॉपुलेशन इज लेस देन और इक्वल टू 15 लाख, नॉट एक्सीडिंग 15 लाख, मतलब अदर केसेस में 5% माना जाएगा। क्लियर हुआ सर। तो 2011 सेंसस लेना है, 40 लाख से ज्यादा, 15 to 40 एंड लेस देन और इक्वल टू 15, तो 5%, 7.5% एंड 10% ऑफ द सैलरी। अब ये जो सैलरी है इसका मीनिंग क्या है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं सर। सैलरी का मीनिंग क्या है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेट मी टेल यू, हमेशा ध्यान रखिएगा अपने को आरएफए का कैलकुलेशन जहां तक हो लास्ट में निकालना। ठीक है, आफ्टर डूइंग ऑल द एडजस्टमेंट्स। तो आरएफए में सबसे पहले आप ये समझो कि जो सैलरी होगा जिस पे आप परसेंटेज अप्लाई करेंगे, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी योर बेसिक सैलरी। डीए नॉट फॉर्मिंग पार्ट नहीं आएगा, डीए खाली फॉर्मिंग पार्ट कवर होगा, प्लस कमीशन, प्लस कमीशन कैसा भी, एनी कमीशन, वेदर इट इज फिक्स्ड पर मंथ, वेदर इट इज परसेंटेज, वेदर इट इज अमाउंट पर मंथ, कुछ भी, एनी कमीशन, एनी बोनस,
ये सारे मॉनिटरी पेमेंट्स होते हैं, प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस, आई रिपीट, प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस, यानी कि जो अलाउंसेस रिसीव हुआ इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा एग्जेम्पशन विच यू आर गेटिंग फ्रॉम द अलाउंसेस पार्ट। तो टैक्सेबल अलाउंसेस कैसे निकालेंगे? ग्रॉस अमाउंट माइनस द एग्जेम्पशन पार्ट। तो इसीलिए यहां बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो बेटा, अगर 115 बीएससी में तुम जा रहे हो तो तुम्हें एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, 115 बीएससी में नहीं जा रहे हो तो तुम्हें एग्जेम्पशन मिलेगा। तो 115 बीएससी खाली टैक्सेबल वाला पार्ट, अलाउंसेस वाला पार्ट को कवर करेगा। काफी बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर अगर 115 एसी में जाएगा या 115 एसी में नहीं जाएगा, आरएफए का अमाउंट को लेकर फर्क आएगा बट परसेंटेज को लेकर कोई फर्क नहीं आएगा कि नहीं उसको 7.5 होगा। आरएफए हमेशा ऐसा ही, लेकिन उसका जो सैलरी का ट्रीटमेंट है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेबल अलाउंसेस ऐड करने बोलेगा और टैक्सेबल अलाउंसेस में हम एग्जेम्पशन माइनस कर देंगे सर। एनी काइंड ऑफ फीस, एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी पेमेंट, किसी भी तरह का मॉनेटरी पेमेंट अगर एम्प्लॉय को मिल रहा है तो वो भी उसके सैलरी में ऐड होगा, विच इज पेड बाय द एम्प्लॉयर, बट इट विल नॉट इंक्लूड दैट लम सम रिटायरमेंट बेनिफिट्स, जो कि ग्रेचुटी, लीव इंकैशमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट, सीवरेंस पे लीव इंकैशमेंट, वीआरएस, पेंशन, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, ये सारे के सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड नहीं होंगे सैलरी में। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा। प्लस कितने मंथ्स का सैलरी लेना है, एग्जाम में दिया रहेगा, एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड द अकोमोडेशन टू द एम्प्लॉय ऑन 1 अक्टूबर। तो अब अप्रैल से सितंबर तक का मंथ इंक्लूड नहीं करेंगे, आप 1 अक्टूबर से 31 मार्च ही इंक्लूड करेंगे, यानी 6 मंथ्स का आपको आरएफए निकालना पड़ेगा। तो आरएफए अगर 6 मंथ्स का निकालना है तो सैलरी भी 6 मंथ्स का, उसके ऊपर 5% या 7.5% या 10% आपको निकालना पड़ेगा सर। तो सैलरी will be salary will be covered for the period for which it is occupied, ठीक है। perquisite would be calculated on the salary for the period during which the accommodation occupied by the employee। अगर accommodation occupied ही नहीं है for a specific period, खाली आपको दे कर रखा, आप रहना स्टार्ट नहीं किए हैं, तो perquisite उस पीरियड के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। accommodation किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एक फ्लैट है, एक हाउस है, एक मोटेल है, एक होटल है, कहीं पे भी, एक गेस्ट हाउस है, एक शिप है, एक फ्लोटिंग स्ट्रक्चर है, वो कहीं पे भी आपको accommodation दे सकता है जो आपके एग्जाम में दिया रहेगा सर। सर ये तो बात हम जो कर रहे थे ये अनफर्निश्ड अकोमोडेशन की बात थी, लेकिन इसके साथ आपको अगर फर्निश्ड फर्नीचर देगा तो फर्नीचर का अलग परक्विजिट ऐड करना पड़ेगा। इस पे भी दो बातें हैं, अगर फर्नीचर खुद एम्प्लॉयर का है तो उसका डेप्रिसिएशन पार्ट जो है वो आपका सैलरी माना जाएगा, दैट इज 10% पर एनम। अगेन यहाँ पे 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, 9 मंथ्स जितना पीरियड यूज किया इंटू 10% इंटू 8/12, 9/12 आप कर देंगे। बट इफ फर्नीचर इज हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर एंड गिवन टू यू, देन हायर चार्जेस विल बी कंसिडर्ड टू बी द परक्विजिट। When I say furniture, I just don't mean to say wooden table chair. It means everything, TV, fridge, radio, AC, हाउसहोल्ड अप्लायंसेस, सब कुछ इसमें इंक्लूड हो जाता है। तो अब आरएफए कैलकुलेशन में आपको फर्निश्ड फर्नीचर वाला पार्ट भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा सर, ठीक है ना। ये आपको फर्नीचर वाला पार्ट भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये हुआ अकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। नाउ लेट्स डिस्कस कि अगर अकोमोडेशन रेंटेड है तो रेंटेड में आपको एक ही चीज बस ध्यान रखना है कि वॉट एवर कैलकुलेशन आप यहां किए ना, 10% ऑफ द सैलरी, वही कैलकुलेशन आपको करना है, बट जस्ट यू हैव टू डू वन एक्स्ट्रा थिंग, यू नीड टू कंपेयर विद द रेंट विच इज पेड बाय द एम्प्लॉयर। बिकॉज ऐसा ना हो कि आपका सैलरी का 10% आ रहा है, मान लो 5 लाख रुपीज, बट एक्चुअल जो रेंट एम्प्लॉयर ने पे किया है फॉर दैट हाउस वो है 2 लाख रुपीज, तो आपका 5 लाख इनकम नहीं हो सकता, बिकॉज एक्चुअल मैक्सिमम जो आपका परक्विजिट होगा वो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर है। तो अगर रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, अगर रेंटेड है तो रेंट जो एम्प्लॉयर पे कर रहा है और 10% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लोअर, दिस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। होटल के केस में क्योंकि फर्निश्ड होता है, होटल थोड़ा लग्जरी होता है, वहां पे परसेंटेज भी थोड़ा ज्यादा है, 24% ऑफ द सैलरी, और इसको भी अपन कंपेयर कर लेंगे होटल चार्जेस से। किसे कंपेयर कर लेंगे, होटल चार्जेस। तो सैलरी की 24% हो जाएगी और होटल चार्जेस, यानी कि जो होटल में एक्चुअल एम्प्लॉयर चार्ज पे किया पर रूम बेसिस पे, और आपका सैलरी का 24%, जो भी कम होगा दैट विल बी कंसिडर्ड टू बी द परक्विजिट वैल्यू। बट बिफोर आई प्रोसीड, जो सबसे बड़ा चीज मुझे लगता है आपको याद रखना है एज पर द अमेंडमेंट इन आरएफए रूल्स, इसकी ये जो दो पोर्शन है जहां पे अकोमोडेशन एम्प्लॉयर ओन्ड करके रखा है या रेंटेड करके रखा है, इसका एक मैक्सिमम आरएफए का लिमिट है कि इससे ज्यादा आरएफए नहीं टैक्सेबल होगा सर। एंड दिस इज व्हाट आई वांट यू टू ड्रॉ योर अटेंशन टू, इज आरएफए का एक मैक्सिमम लिमिट है दैट इससे ज्यादा आरएफए टैक्सेबल नहीं हो सकता। यानी कि सर एक चीज समझो, 1 सितंबर 23 से ये एक नया रूल आया, एक नया अमेंडमेंट आया बेसिकली आरएफए में, तो डेफिनेटली हम जो भी बात करेगा दैट विल बी एप्लीकेबल
एप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 23-24, ठीक है ना। तो 1 सितंबर 23 से एप्लीकेबल हुआ। आरएफए का ये जो नया रूल, नया पार्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 से एप्लीकेबल हुआ। नॉर्मली आप जैसे आरएफए निकाल रहे हो, आप निकालिए। नॉर्मली क्या होता है कि मान लीजिए एक घर में जो आपको एम्प्लॉयड दे के रखा है, वो आप 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से उसी घर पे रह रहे हो, ठीक है। अब आपका सैलरी तो बढ़ता रहता है, आप हर साल सैलरी मतलब आप ग्रो करते रहते हो, आपका जॉब का पोस्ट बढ़ता रहता है, आपका सैलरी ग्रो करेगा। आप उसी घर पे रह रहे हो, घर तो आप उसी घर पे रह रहे हो, रह भी उसी जगह रह रहे हो, बट आप समझो महंगाई भी थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, बट आपका सैलरी उससे में भी ज्यादा से बढ़ रहा हो, आपका परक्विजिट और ज्यादा से बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे एक चीज नोटिस किया कि यार तुम उसी घर पे अगर रह रहे तो तुम्हारा उसी घर का आरएफए ऑलरेडी तुम्हारा कैलकुलेट किया हुआ है। तो जिस रेशियो में आपका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स बढ़ रहा है, जैसे अपने कैपिटल गेन्स में निकालते हैं, मान लो पिछले साल आपका 331 था, फिर 348 है, अभी और कुछ और नोटिफाई हो गया है, 331 के पहले 317 था, फिर 301 था, अलग अलग फैक्टर्स था। तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि जिस साल तुम्हें वो अकोमोडेशन मिला, और आज अगर जिस साल तुम आरएफए निकाल रहे हो, तो तुम उसको सीआईआई के बेसिस पे इन्फ्लेशन इंडेक्स करके देखो, उससे ज्यादा तुम्हारा आरएफए टैक्सेबल नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझो। इसमें सैलरी में आपको सीआईआई भी दे सकता है, मतलब आरएफए का कैलकुलेशन ध्यान से करने का। Where the accommodation is owned by the employer and the accommodation is continued to be provided to the same employee for more than one previous year. Accommodation employer का है और ये accommodation is continued to be provided to the same employee for more than 1 year. एक से ज्यादा साल वो उसको प्रोवाइड किया गया है। तो जो भी आपने अमाउंट कैलकुलेट किया है ऊपर में 5, 7.5, 10 या कंपेयर करके जो भी अमाउंट आपने कैलकुलेट किया है, इट विल नॉट एक्सीड द अमाउंट कैलकुलेटेड फॉर द फर्स्ट ईयर। जो पहली साल आपने आरएफए कैलकुलेट किया था उसमें तो कोई लिमिट नहीं है। जो पहली साल आपने आरएफए कैलकुलेट किया था 5%, यानी कि पहली साल अभी कौन सा हो गया मेरे लिए, ये मेरा पहला साल है, या तो 23-24 या तो जब भी आपको मान लो 24-25 में, 25-26 में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, विच एवर इज लेटर। मतलब 23-24 में प्रोवाइड किया गया तो 23-24 विल बी माई फर्स्ट प्रीवियस ईयर। तो इस साल का जो आरएफए, जैसे मान लो आपको इसी साल कोई घर दिया गया, 23-24 में आपको कोई घर दिया गया, 22-23 यहाँ पे कवर नहीं किया गया, यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर इज 23-24। तो मेरे हिसाब से हो सकता है आपके एग्जाम में नहीं आए, बट ठीक है, एक बार करके जाओ। 23-24 में आपको जो भी आपका आरएफए आया, आप सोचो 24-25 में भी आपको वो घर प्रोवाइड किया गया, तो 23-24 का जो आरएफए आया, ठीक है ना, इसको आप मल्टीप्लाई करेगा विद सीआईआई ऑफ द ईयर इन विच यू हैव टू कैलकुलेट आरएफए। मतलब 24-25, 24-25 का आपको आरएफ सीआईआई इंटू करना है, डिवाइडेड बाय सीआई, जिस साल का आरएफए आपने आपको एक्सपोनेंशियली ग्रो करा रहा है, मतलब बेसिकली सीआई ऑफ द इनिशियल ईयर, जिस साल आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया था। ये जो फॉर्मूला है, इससे आपको एक मैक्सिमम आरएफए पता चलेगा कि बेस्ड ऑन इंडेक्सेशन। बेसिकली आप क्या कर रहे हो बेटा, कुछ नहीं कर रहे हो, आप आरएफए का भी इंडेक्सेशन कर रहे हो, आप आरएफए का भी इंडेक्सेशन कर रहे हो टू दी करंट ईयर। जिस साल आपको वो आरएफए प्रोवाइड, जिस साल आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया था, उस साल का आरएफए इनटू सीआई ऑफ द करंट ईयर डिवाइडेड बाय सी ऑफ द ईयर इन विच इट वाज प्रोवाइडेड, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपका आरएफए नहीं हो सकता। बट क्योंकि ये 23-24 का ही आरएफए है, 23-24 ही आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, तो मुझे नहीं लगता कि यहां से आपके जून दिसंबर 24 में कोई क्वेश्चन बनेगा, बट फिर भी करके जाइए, हो सकता है एमसीक्यू में तुमको पूछ लेगा कि 24-25, 25-26 दे कैन आस्क यू एनीथिंग, ओके। तो याद रखना, मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट विच इज द रेशियो ऑफ सीआईए फॉर द ईयर फॉर विच द अमाउंट इज कैलकुलेटेड एंड द सीआई फॉर द प्रीवियस ईयर इन विच द अकोमोडेशन वाज इनिशियली प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय। टैक्सेबिलिटी ऑफ आरएफए इन ऑल सिचुएशंस। अगर अकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है तो 5% ऑफ सैलरी, 7.5% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, इसमें आप ऐड कर दोगे फर्नीचर का। कोई भी चीज आपसे चार्ज किया गया वो माइनस करना है लास्ट में। अगेन 10% ऑफ सैलरी और रेंट पेड विच एवर इज लोअर, कोई भी चीज आप माइनस करोगे हायर लास्ट में माइनस कर दोगे। होटल में 24% ऑफ सैलरी और हायर चार्जेस, कुछ भी चीज माइनस करना आप लास्ट में माइनस कर दोगे। जाते जाते बस एक चीज आपको और बात याद दिला देना चाहता हूं, दोनों चीज आपको नहीं मिल सकता। अगर आपको आरएफए मिल रहा है तो एचआरए एग्जेम्पशन यू विल नॉट बी गेटिंग, ओके। एंड एचआरए एग्जेम्पशन इज ओनली प्रोवाइडेड जब एम्प्लॉय जो है इंकर करता है रेंट एक्सपेंस। डुअल अकोमोडेशन के केस में आप क्या करते हैं, मान लो यू हैव बीन प्रोवाइडेड सम अकोमोडेशन इन कोलकाता, यू हैव बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर प्लेस। तो जब आपको ट्रांसफर किया गया तो उस समय आप कोई टेम्पररी होटल में स्टे कर रहे हो, तो होटल में मैक्सिमम 15 डेज तक का होटल अकोमोडेशन एग्जेम्प्टेड है। उससे ज्यादा अगर करेंगे तो होटल अकोमोडेशन का परक्विजिट ऐड हो जाएगा सर। सेकंड पॉइंट, इफ यू हैव बीन ट्रांसफर्ड वेयर
डुअल अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड, मतलब होटल में नहीं है आपको, एक कोलकाता में एक अकोमोडेशन था, नाउ यू हैव बीन ट्रांसफर टू यूपी, तो यूपी में भी आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है, तो दोनों जगह एट अ टाइम यू आर होल्डिंग दी अकोमोडेशन। तो इन दैट सिचुएशन आपको ना दो तरह से करना पड़ेगा। फर्स्ट 90 डेज आप दोनों का परक्विजिट निकालोगे, इसमें से विच एवर इज लोअर दैट विल बी योर आंसर, विच एवर इज लोअर एक का। बट नेक्स्ट 90 डेज जो होगा आप 1+2 दोनों का परक्विजिट ऐड कर देंगे। तो ये लिखा है टू अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड फर्स्ट 90 डेज टेक लोअर ऑफ द टू एंड सब्सिक्वेंटली टेक बोथ। पहला 90 डेज में आपको विच एवर इज लोअर लेना है और उसके बाद आपको बोथ का टोटल करना है सर। ठीक है, तो आरएफए में बस मेरे हिसाब से आपको सैलरी वाला पार्ट याद रखना है। ये जो स्लैब्स मैंने आपको बताया ये आपको ध्यान रखना है कि 5% कब है, 7.5% कब है, 10% कब है, फिर आपका होटल के केस में 24% कब है, रेंट के केस में 10% ऑफ सैलरी और रेंट पेड कब है, ये सब आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सैलरी का डेफिनेशन ध्यान रखना है, मैक्सिमम आरएफए कैलकुलेशन बेस्ड ऑन इंडेक्सेशन आपको ध्यान रखना है। बस ये कुछ 115 बीएससी ध्यान रखना कि अगर 115 बीएससी और नॉर्मल रेजिम में आप जा रहे हो तो वहां पे आरएफए का कैलकुलेशन बदल जाएगा। आरएफए का कैलकुलेशन कैसे बदलेगा, आपका टैक्सेबल अलाउंसेस का फिगर चेंज होगा, सैलरी चेंज होगा, सैलरी चेंज होगा, आरएफए चेंज होगा। ठीक है ना, दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो शेयर करना, आरएफए का कैलकुलेशन मैंने आपके लिए इजी बनाया, और कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, आई विल रिप्लाई टू योर क्वेरीज गाइस। लास्ट वीडियो मैंने बनाया था 115 बीएससी के ऊपर, उसको एक बार देख लेना, और कोई भी टॉपिक में अगर आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा आपके लिए, कोई भी क्वेरी आपको है। एग्जाम के एक दिन पहले एज यू ऑल नो वन लास्ट रिवीजन विल बी देयर फ्रॉम माय साइड, जो कि मैं एग्जाम के 1 डे बिफोर लूंगा, जो कि आपके जब भी आपका एग्जाम खत्म होगा विद इन 2 आवर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द एग्जाम, जैसे 5 बजे खत्म होगा तो 7 बजे मैं लाइव रहूंगा, और फाइनल का एग्जाम 1 PM को खत्म होगा तो मैं 3 PM तक लाइव आ जाऊंगा, और आपके लिए 1.5 से 2 आवर्स मैक्स टू मैक्स आपके लिए एक प्रॉपर रिवीजन कंडक्ट करूंगा, जहां पे आपका सारा टॉपिक्स कवर भी हो जाएगा और आपको एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिल जाएगा कि नहीं ठीक है मेरे को सब कुछ याद आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। ठीक है सर, दैट्स इट फॉर द डे, थैंक यू सो मच। एंड जाते जाते याद दिला देता हूं कि सर हमारा फुल फ्लेजेड कोर्सेज चल रहा है फॉर इंटर एंड फाइनल DTIDT, एंड यू कैन जस्ट चेक आउट आवर कोर्सेज ऑन आवर वेबसाइट इफ यू वांट टू एडवाइस टू योर जूनियर्स, एंड इफ यू वांट टू यू नो suggest our courses, they can do it from our website www.nikunjgoenka.com. Take care, God bless you, bye bye.